हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की क्लास 7 से दिल्ली सल्तनत। और याद रखना दिल्ली सल्तनत और इसके बाद का चैप्टर जो आपका होगा 4th चैप्टर मुगल एम्परर वाला। ये दोनों चैप्टर आपके दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि दिल्ली के ऊपर सबसे लंबे टाइम किसी शासन या फिर किसी डायनेस्टी ने शासन किया है तो वो मुगल्स वगैरह थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर साथ में है। तो जब भी आप ये चैप्टर नंबर 3 देख रहे हो तो उसके साथ टाइम निकाल के चैप्टर नंबर 4 भी देख लेना, जिससे कि दोनों चीज़ें कनेक्ट हो जाए और आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली के बारे में। तो आपको पता है कि दिल्ली कहाँ पे है। तो दिल्ली पहले भी बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के लिए मेजर पॉइंट था कि वहाँ से ऊपर के स्टेट्स, नीचे के स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स या ईस्टर्न स्टेट्स पे कवर अप करना बहुत ज़्यादा इजी था। आज भी अगर आप दिल्ली में खड़े हो तो वहाँ से आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा एरिया आपको वहाँ से कवर अप होता है। पर आप नीचे आ जाओ, मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया में आ जाओ, वहाँ से आप खाली गुजरात को कवर कर सकते हो। मतलब ये पहले की एक मेंटालिटी थी कि जितना हो सके उतना उसको इजी रूट रखा जाए, जितना हो सके उतने उनके रूट्स को उतने उनके उन हिस्सों तक इजीली पहुंचा जा सके। क्योंकि देखो पहले तो रोड वगैरह कुछ ऐसा कुछ था नहीं, तो इंडायरेक्टली उनका में मेन पर्पस था कि किसी भी तरीके से सारे सिचुएशंस के अंदर किसी भी रूप में कैसे भी करके हर एक चीज़ को ईजी वे मेंटेन किया जाए। क्लियर? ओके। अब होता भी यही है कि सबसे पहले दिल्ली के अंदर फर्स्ट बिकेम द किंगडम बाय द तोमर्स। तोमर राजपूत लोग थे, उनका सबसे पहले चल रहा था। हु वॉज डिफीटेड बाय द चौहान्स। ठीक है, जो अजमेर के चौहान थे उन्होंने उनको हरा के अपना पूरा का पूरा शासन किया था। सबसे पहले तोमर राजाओं का था। याद रखना राजपूत राजाओं में जिसने दिल्ली की गद्दी में सबसे ज़्यादा टाइम तक अपना राज किया, सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे और सबसे सुप्रसिद्ध हुए थे पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर बन चुके थे उस टाइम पे। क्लियर? वो आगे की बात है। दूसरी चीज़ मैंने बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल भी मतलब लार्ज एरिया कवर अप हो रहा था और हर जगह तक वो डिस्ट्रीब्यूटली और सब कॉन्टिनेंटली फैल पा रहे थे। अब आते हैं रूलर्स ऑफ द दिल्ली। सबसे पहले आपका आता है तोमर्स, फिर इसके नीचे आते हैं आपके अलंगपाल्स, उसके बाद आपके आते हैं चौहान और उसके बाद आपका आता है पृथ्वीराज चौहान। अब देखो इन सब को अलग रखो और इन सब के अलावा इस नोट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। नोट्स को मैंने इजीली रखा हुआ है। जो आपके तोमर्स थे वो 12th सेंचुरी 1165 के आसपास आए, उन्होंने वहाँ पर आए। उसके बाद हमें चौहान का आया। क्यों? क्योंकि चौहान ने तोमर्स का युद्ध किया, दिल्ली पे कब्जा किया और अपने आप को वहाँ पर रखा। अब 65 से 92 तक चौहान वंश का चलता है और उन चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान जो 75 से 92 तक चलते हैं। मतलब आपको इतना दिमाग में आ रहा होगा कि आगे के 10 साल उनके पिताश्री ने उन सब ने राज किया। पर आगने वाले जो साल थे, जो आपके 75 से 85 से 92 तक, ये पूरा का पूरा पार्ट पृथ्वीराज चौहान का रहा। क्योंकि उसके बाद जो शासन हुआ उसके बीच में बहुत ही कम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बीच का जो रेशा है ना, उनके बीच का जो पूरा जो पीरियड है उसके बारे में बहुत कुछ जानने को हमको नहीं मिलता और कहीं पे जानने को मिलता है तो हम लोग उसको ऑथेंटिक रूप में अपना नहीं पाते हैं। ठीक है, अब वो आपकी अलग बात है। अब ये होता है कि जो तोमर्स और चौहान्स थे उसके टाइम पे क्या हुआ था कि भाई कॉमर्शियल सेंटेंस था। मतलब दिल्ली से होते हुए हर एक चीज़ जा रही थी। अगर जम्मू कश्मीर भी जाना है तो कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे उनके सब कॉन्टिनेंट्स के रूप में पृथ्वीराज जी ने अपने कुछ लोगों को वहाँ अपॉइंट किया हुआ था। वेस्ट बंगाल से कोई चीज़ें आ रही हैं, उस साइड से जो आपके पूरे के पूरे ईस्ट साइड से सारी चीज़ें आ रही हैं, वो भी सारी की सारी कंट्रोलेबल थी। कहाँ से? दिल्ली से। जो आपके द्रविडियंस थे, जो आपके नीचे के साउथर्न पार्ट्स के लोग थे, वो भी कंट्रोल किसके द्वारा थे? तो चौहान और तोमर्स के द्वारा, फिर तोमर राजपूतों के द्वारा उनके ऊपर राज किया गया था। आगे आता है स्लेव डायनेस्टी। अब आपको जो स्लेव डायनेस्टी, उसका मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि गुलाम वंश। क्या याद रखना है? गुलाम वंश। होता ये है कि स्लेव डायनेस्टी शुरू तो होती है, जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है वो शुरू हो जाती है, बट जो उसका इल्तुतमिश होता है, इल्तुतमिश उसका सुल्तान होता है, उसकी बेटी होती है रज़िया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मुगल वंश के अंदर या फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर पहली महिला जिसके द्वारा किसी भी डायनेस्टी के अंदर राज किया गया हो तो रज़िया सुल्तान थी। राइट, आपने नाम सुना होगा रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वो इल्तुतमिश कौन था? जिसने स्लेव वंश की शुरुआत की थी। ठीक है,
दिल्ली वंश के अंदर उसको चलाया, उसको 1940 के अंदर हटा दिया। उसने 4 साल राज किया था। स्लेव डायनेस्टी लंबी चली थी, बस स्लेव डायनेस्टी के अंदर 1236 के अंदर रज़िया को ऐसे सुल्तान की गादी पर बिठाया जाता है और रज़िया सुल्तान 4 साल तक शासन करती है और 1240 के अंदर उसको अपनी गादी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है खिलजी डायनेस्टी। कौन सी आती है? खिलजी डायनेस्टी। अब जो खिलजी डायनेस्टी है ना, वो एक अलग टाइप की डायनेस्टी है। फिर कह लो कि वो इस तरीके के थे लोग थे ना कि जिनके पास माइंड पावर्स कुछ ज़्यादा ही था। उनके पास न्यू चीज़ों में इन्वेंशन करना, लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, मार्केट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को रखना, पूरे तंत्र को मेंटेनेंस करना। तो ये खिलजी डायनेस्टी की ये कुछ फीडबैक्स थे कि खिलजी डायनेस्टी इस तरीके से चलती थी। खिलजी डायनेस्टी वो स्टार्टेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, सबको पता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा खिलजी डायनेस्टी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया है। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के अंदर आपके 2 राजा थे, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब ये 2 राजा थे और इन 2 राजों के बीच में ही सब कुछ चला था। अलाउद्दीन खिलजी जब हुआ तो पूरे राज्यवंश का खिलजी डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा था। उसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? The system of the control market administration measure in the order to maintain a large standard army। किसी भी आर्मी को अपने हिसाब से चलाने से लेके अपने हिसाब से अपने अंडर कंट्रोल में रखने तक हर एक चीज़ खिलजी ने की थी। खिलजी चाहता था कि वो अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना ले, इसलिए वो हमेशा अपने द्वारा अपॉइंट किए गए लोगों तक या फिर अपने द्वारा अपॉइंट किए लोगों से उसकी रिपोर्टिंग लेता था। राइट, किसी भी देश के अंदर किसी भी सरकार को चलाने के लिए सरकार के प्रतिनिधित्व होते हैं। राइट, कोई एक पर्टिकुलर इंसान जाके अपनी बात को सरकार के सामने, या फिर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे यहाँ पे रोड रास्ते सही नहीं है, मेरे यहाँ पे रोड की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ चुकी हैं, तो मैं खुद जाके नरेंद्र मोदी जी को बैठ के उनको समझाने बैठूंगा नहीं। मैं अपने एरिया के एमएलए को, मैं अपने एरिया के कॉर्पोरेट फील्ड को, या फिर मैं अपने एरिया के म्यूनसिपल कमिश्नर को, या फिर मैं अपने एरिया के मतलब वार्ड मेंबर को, एज ए वार्ड मेंबर मैं अपने वार्ड के अध्यक्ष को, लीडर को अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बोलूँगा कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, इससे ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है। या फिर मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप अपने आप से खुद एक कोई प्रॉब्लम का रिसर्च करके आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ के दो। राइट, तो इस तरीके से खिलजी वंश ने आज से सालों पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये किया था कि उसने ऐसे इंसान रखे जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, उसके द्वारा मेजरमेंट कर रहे थे, उसके द्वारा अरेंजमेंट कर रहे थे, उसका एडमिन स्टाफ इतना रेगुलर काम कर रहा था कि वो लार्ज आर्मी को भी मेंटेन कर पा रहा था। आगे आते हैं तुगलक वंश। कौन से आते हैं? तुगलक वंश। अब मोहम्मद बिन तुगलक वो ऐसा इंसान था जिसने सबसे पहले दिल्ली से दौलताबाद अपनी जो पूरी की पूरी कैपिटल थी, जहाँ तक अभी तक अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब तोमर राजपूतों से लेके अलंगपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान, स्लेव डायनेस्टी, सैयदी डायनेस्टी, लोधी वंश, शौरी वंश, खिलजी वंश, इन सब से हटकर तुगलक वंश जब स्टार्ट होता है तो मोहम्मद बिन तुगलक अपना सबसे पहला काम करता है कि वो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है। मतलब अब दिल्ली के अंदर कोई शासन नहीं, दिल्ली एक अलग राज्य रहेगा, मतलब राज्य तो रहेगा पर वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर रहेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया। उसने एक और चीज़ स्टार्ट की, उसने टोकन करेंसी चालू कर दी। मतलब टोकन करेंसी कैसे होती है कि आपको कुछ टोकन के रूप में कुछ दिया जाता है, आप उसी चीज़ को रखते रहो और उसी के हिसाब से आपकी हर एक चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, जैसे आज हम कहते हैं कि टोकन मनी, कि आप टोकन दे दो और बाकी का माल बाद में दे लेना। मतलब कि आपने सपोज कि कोई मकान लेने जा रहे हो 50 लाख का है, तो आप पहले क्या देते हो? टोकन मनी देते हो कि ये 50 लाख का है, उसका 1% के हिसाब से ये लोग 5 लाख रुपये और ये मेरा टोकन मनी होगा, ये मेरा मकान मेरा बुक कर दो, बाकी ये 45 लाख रुपीज़ मैं आपको बाद में आके दे दूँगा, मैं फिर किसी भी रूप में दे दूंगा, जैसे लोन के रूप में या फिर किसी भी ब्लैक मनी के रूप में, आप किसी भी रूप में आपको दे दूंगा। तो वो क्या हुआ है, जो उसके पहले अपने टोकन मनी दिया कि जो अपने उसको बुक किया ना कि दिस इज टोकन मनी, तो उसको टोकन करेंसी कहा जाता है। उसके बाद उसने एक और चीज़ की कि हर एक राज्य में, हर एक लैंड के ऊपर उसने 50% टैक्स निकलवाया। कितना? 50% टैक्स, 50 नॉट द 15। ठीक है, 50% टैक्स लगा रहा है। और 50% टैक्स लगाने से हुआ क्या कि सारी की सारी जो इकोनॉमिक्स थी वो कोलैप्स हो गई। ठीक है, जिस लैंड के ऊपर उसको मैक्सिमम आ सकता था 10%, 15%, उसने उसको चेंज करके उसको सीधा उसने कर दिया 50%। और पब्लिक ने उस चीज़ को अपनाया नहीं, और पब्लिक ने उस चीज़ का नेगेटिव वे में फ़ायदा उठा के उस चीज़ को कोई रिएक्शन देने के बजाय उन चीज़ों को ऐसे कैसा निकाल दिया।
क्लियर। और ये तीनों चीज़ें उसकी फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि पहले भी तोमर राजपूत, चौहान, खिलजी डायनेस्टी, अभी तक जो आपका रज़िया थी, रज़िया सुल्तान थी, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि उनके लिए दिल्ली सबसे मेन पॉइंट था। क्योंकि दिल्ली ऐसा एक पॉइंट था जिसको आज भी अगर आप देखो, अगर पूरे वर्ल्ड को एक साथ रखो और उसमें दिल्ली देखो, तो दिल्ली से बहुत चीज़ें आप कनेक्ट ईजिली कर सकते हो, राइट। और दिल्ली उस तरीके से प्रोटेक्ट एरिया के अंदर भी रहता था। सबसे पहली गलती उसने क्या की कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को शिफ्ट किया एक ओपन एरिया के अंदर, टोकन करेंसी में लेके आया कि भाई लोगों को बोलो कि आज ले ले, फिर उसके पैसे बाद में दे दे। और वो उसका फ्लॉप हो गया, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ हो सकती नहीं, क्योंकि आप सिक्योरिटी के रूप में क्या रखोगे, कुछ भी नहीं, राइट। उसने लैंड के ऊपर 50% टैक्स लगाया, वो भी फ्लॉप गया उसका। तो उसको तीनों चीज़ें फ्लॉप गई और मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी डायनेस्टी वहीं पे कोलैप्स कर गई। उसके बाद आपका आता है सैयद डायनेस्टी, जिसका जो राजा होता है वो कौन होता है, तो खीर खान या फिर कह लो खिसर खान, ठीक है, जो जिसने सैयद डायनेस्टी को शुरुआत की थी। फिर आपका आता है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का एक और राजा जिसको हम कहते हैं बुलबाल लोधी या फिर कह लो बुलबुल लोधी, ठीक है, बुलबुल या फिर कह लो बुलबाल या फिर बुलबुल लोधी कहते हैं इसको, हम कहते हैं, इसने शुरुआत की थी। अब आपके लोधी वंश के बाद भी एक और आती है जिसको हम कहते हैं कि सूरी डायनेस्टी। क्या कहते हैं? सूरी डायनेस्टी। अब सूरी डायनेस्टी का जो स्थापक था उसको हम कहते हैं शेर शाह सूरी, जिसने सूरी डायनेस्टी को चालू किया था। चलो अब ये तो हो गया, अब आगे की बात होगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, कि हमको ये पता कैसे चलता है कि इन सुल्तान्स के बारे में आज हमको पढ़ाई कैसे मिलती है। तो ये हमको जानने को मिलता है जब हिस्टोरियंस के रूप में दो चीज़ों को डिफाइन किया गया। एक थी इतिहास तारीख और दूसरी थी ताखारिक। कौन सी थी? एक थी आपकी सिंगल थी जो कि जिसको कहते हैं तारीख, और जो सेकंड में लिखी थी वो थी तवारीख। अब होता यह है कि जो पर्शियंस के अंदर या फारसी भाषा के अंदर जब इस पूरी हिस्ट्री को लिखा गया था, हमने जो इंस्क्रिप्शंस देखे, हमने जो कॉइन्स देखे, हमने जो आर्किटेक्ट्स देखे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल दो कंटेंट्स को डिफाइन किया गया था, ठीक है। जो उनकी एडमिन स्टाफ थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत की, वो कौन सी थी, तो वो उसको एक वचन और बहुवचन में चेंज किया गया था। मतलब एक वचन में रखा गया था जिसको हम कहते हैं तारीख, और जो सेकंड बहुवचन या फिर कह लो बहुवचन में रखा गया था उसको हम कहते हैं तवारीख। क्लियर। एडमिन भाषा में इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। आगे बात करते हैं सेक्रेटरी, द एडमिन स्टाफ, जो आपके तारीख लोग थे, मतलब जो बहुवचन वाले लोग थे, तवारीख, ठीक है। अब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए इतना कि अगर तारीख सिंगल प्रोड्यूस में हो रहा है, सिंगल लोग में हो रहा है, मतलब वो ऐसे लोग होंगे जो अलग कुछ ना कुछ काम करते होंगे। बट आपको अगर आपको दोनों में से कोई एक टर्म पता हो ना, तो आप सेकंड वाले को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। होता भी यही है कि जैसे ही सेकंड का नाम आता है, कौन सा आपका आता है, तवारीख। जो तवारीख थे उनका काम क्या था, तो तवारीख का काम क्या था, वो मेन थे, वो सेक्रेटरी ऑफ द एडमिन स्टाफ, पोएट्स थे, कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ को रिकाउंट्स इवेंट्स को करना, एक एडवाइस के रूप में गवर्नर के साथ रहना, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना, अपने धर्म को लेके या फिर अपने उस एरिया को लेके डोमिनेंस देना, ये सब कुछ किस में आता था, तो ये सब कुछ उसके सेकंड या बहुवचन के लोगों के लिए आता था। आगे आता है फ्रॉम गैरिसन टू एम्परर। अब सिंपल सी बात है, अब गैरिसन क्या होता है इसके बारे में आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि भाई एक गैरिसन टाउन से लेके एक सुल्तान बनने तक का सफ़र होता है। कि इतना याद रखो जितने भी राजा देखे, जितने भी देखे, इन सब के अंदर दो तीन चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। पहली बात कि इनके पास रेयर क्वालिटीज़ में हर एक चीज़ अवेलेबल ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास हर एक चीज़ जो इनके बाप दादों ने बना के दी थी, इन्होंने वही चीज़ को एक्वायर किया था। दूसरी चीज़ कि मुग़लों को पता था कि मुग़लों को एक जगह से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली उसको चैलेंजेस मिलते थे, ठीक है। जितने भी दिल्ली के सल्तनत में जितने लोग भी बैठे हैं, उन्होंने जब अपने एम्पायर को कोलैप्स होते या फिर अपने गादी को छोड़ते हुए देखा है ना, उसका मेन रीज़न ये था कि जब सुल्तान की वीकनेस उनके हाथ में आती थी ना, तब उसके एम्पायर की पूरी पावर्स को कोलैप्स करने में 1 सदी से भी कम का समय लगा है, ठीक है। अगर किसी सुल्तान के बारे में आज मुझे पता चलता है कि भाई ये इंसान ने ये गलतियां की हैं और मैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूं, तो मतलब कि विथिन 6 महीने फिर 1 साल के अंदर मैं राजा हूं और उसका पूरा एम्पायर मैं क्लैश कर दूंगा। होता भी वही है कि आप चाहे किसी के बलबन के बारे में देख लो, आलम खिलजी के बारे में देख लो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लो, उन सब के पास ये हुआ था
कि उन सब ने अपने अपनी हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा ही मेंटेन दिया, बट उनकी एक एक वीकनेस ने उनके पूरे एम्पायर को कोलैप्स कर दिया था। ठीक है, अब आगे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोलैटरल्स। अब देखो इनके बारे में आपको इतना याद रखना है, ठीक है, कि अब जो आप पढ़ने वाले हो ना, ये इस राजाओं या फिर इन सब के बारे में इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन का टाइप होगा। कि जो आपका सबसे पहला कह लो कि जो रेबल्स हुआ था सबसे पहला, जो स्पेशली आपका इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था, उसने क्या किया था। अब जो इल्तुतमिश थे उसने एक स्पेशल स्लेव्स को, एक स्पेशल कैटेगरी के स्लेव्स होते जो कह लो कि गुलाम थे, उनको खरीद के उनकी अपनी मिलिट्री में उनको एक दर्जा दिया कि आपको इनकी सेवाएं करनी है। इल्तुतमिश ने स्पेशल टाइप के जो उसके गुलाम थे उसको ख़रीदा था अपनी मिलिट्री के अंदर सर्विसेज करवाने के लिए, और उनको सर्विस देनी थी अपने मिलिट्री पीपल्स को, और उसको हमने आज बैंडेज के रूप में जानते हैं। ठीक है, बैंडेज वो नहीं जो आप मेडिकल स्टोर पे जाके मांगते हो, बैंडेज हो यहाँ पे कट गया इसको लगा दो, वो नहीं, उनका काम ये था। ठीक है, इस वर्ड को मैच करो कि बैंडेज शब्द आया है फारसी से, इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। स्पेशल टाइप्स के स्लेव थे जो उसकी मिलिट्री के अंदर मिलिट्री को सर्व करते थे। क्लियर, अब इसी को उसने खिलजी और तुगलक ने कंटिन्यू किया, और आगे जाके खिलजी और तुगलक ने उसको एक स्टेप अहेड किया। क्यों, उनको समझ में आने लगा क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, तो इनको जनरल्स और गवर्नर्स के रूप में इनको रखा गया। क्यों, क्योंकि जो बैंडेज लोग थे इनको ऑलरेडी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था कि भाई ये लोग मिलिट्री के अंदर मिलिट्री के लोगों को सर्व करेंगे। क्लियर, होता आगे जाके ये है कि जब इनको लगता है कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा इनके बारे में इनको इंटरनल नॉलेज कुछ ज़्यादा ही है, तो वो अलग डिफ्रेंशिएट होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई तुगलक और खिलजी ने अपने अपने विस्तारों के अंदर बहुत चीज़ों को चेंज किया था। किस तरीके से चेंज किया था, तो उन्होंने मिलिट्री कमांडोज और गवर्नर्स और इन सबको अपनी अपनी टेरिटरीज के अंदर अलग अलग डिवाइड किया था। तो जब इसने कमांडोज को ऐसे गवर्नर बना के, जो मिलिट्री कमांडोज थे उनको ऐसे गवर्नर बना के अपनी अपनी टेरिटरीज दी, तो उसको हमने इक्ता कहा। क्या कहा, इक्ता कहा, इक्ता IQTA, इक्ता उसको हमने कहा। बट इन होल्डर्स को हमने क्या कहा, जो इस पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को सबको होल्ड कर रहा है, जिसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, इसको हमने क्या कहा, हमने इसको मुक्ति कहा। मतलब याद रखना, एक जो एरिया है, जो लैंड है जिसके ऊपर राज कर रहे हैं, उस राज को हम कहेंगे इक्ता। बट जो उसके ऊपर बैठ के उन चीज़ों को मेंटेन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, मुक्ति कहेंगे या फिर इक्तुदार कहेंगे। मतलब मैं आपको एक ज़मीन दे रहा हूँ, उस ज़मीन के ऊपर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो आप किसान हो, बट वो ज़मीन आपकी नहीं है, वो ज़मीन किसी और की, तो वो कौन होगा, द बिग लैंड ओनर्स होगा या ज़मींदार होगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि एक इंसान जो उस जगह पे अपॉइंट किया गया है, उस ज़मीन का नाम है इक्ता, और उसके ऊपर राज करने वाला फिर उस सब का हेड कौन होगा, मुक्ति या फिर कह लो इक्तुलदार। ठीक है, इक्तादार, समझ में आ गया। इनका मेन काम क्या था कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लॉ मेंटेन्स होना चाहिए, लॉ ऑर्डर मेंटेन में रहना चाहिए, मिलिट्री कैंपेन्स को टाइम टू टाइम स्ट्रगल मिलनी चाहिए। और जो इक्तुस थे, इनका मेन काम क्या होता था कि ये सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उससे खुद को और सोल्जर्स को रेवेन्यू के रूप में सैलरी प्रोवाइड करते थे। क्लियर, अब होता ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था और अलाउद्दीन खिलजी था, इसने तुगलक अकाउंटेंट अपॉइंट किया था। क्या अपॉइंट किया था, तुगलक अपॉइंटमेंट या कह लो तुगलक अकाउंटेंट। अब ये होता कौन था, तो ये जो इंसान था, ये इन क्वित में जाके या फिर मुक्त को जाके एग्जीक्यूट करता था, ऑडिट करता था इनडायरेक्टली। वो चेक करता था कि जो मुक्तिस लोग हैं, जिनको इन्होंने एज ए कमांडर ऑफ गवर्नर बना के बिठा दिया है, और उस लैंड के ऊपर से वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कई फिगर में कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका भी ऑडिट होता था। सो जो आज से सालों पहले ये सिस्टम लागू कर चुके थे वो लोग। ओके, आगे बात सिंपल सी बात है कि जब मुगल्स का और चंगेज़ खान का सबका अटैक होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं इतनी इस हद तक सब कुछ कंट्रोल लेवल से बाहर हो चुका था कि जो बड़े बड़े सामंत थे या फिर जो बड़े बड़े रिच लैंड ओनर्स थे, उन्होंने भी खिलजी और तुगलक के सामने अपने घुटने झेक दिए और उन्हें उनके साथ ज्वाइन होना पड़ा। अब आते हैं सुल्तानात इन द 15th and 16th सेंचुरीज। तो तुगलक, द सैयद एंड द लोधी वंशेस
या फिर लोधी डायनेस्टी हैज रूल टू दिल्ली एंड आगरा इन द 1526। ठीक है, अब होता ये है कि जब भी ये सब कुछ स्टैब्लिश होता है तो ये उस टाइम पे जब सब कुछ कोलैप्स होना शुरू होता है, धीरे धीरे सब अपने अपने विस्तारों में होना शुरू होते हैं, तब यहाँ पे आपका ये जो लाइन दिख रही है ना, जिसके अंदर आपका बंगाल, मारवाड़, गुजरात, राजस्थान, ईस्टर्न साउथ जो आपका द्रविड़ एरिया था, चौहनपुर, ये सब कुछ आपका अब हो जाता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में हो जाते हैं। ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपने आप के रखना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब होता ही है कि न्यू डायनेस्टीज लाइक द अफगान एंड राजपूत ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस पीरियड्स के अंदर जो जितने भी जो मेजर राजपूत लोग थे जो दबे हुए थे, वो भी धीरे धीरे उठ खड़े हुए और उन्होंने भी अपने अपने इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया। ठीक है, 1526 के अंदर मुगल इस्टेब्लिश देयर एम्पायर। 1526 के अंदर अपने मुगल एम्पायर्स को उसने अपने पहली बार मुगल साम्राज्य इंडिया के अंदर स्थापित होता है। शेर शाह सुन्नी चैलेंज द डिफीटेड द मुगल एम्पायर हुमायूं एंड ही कैप्चर्ड द दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। क्लियर, द ग्रेट मुगल एम्पायर अकबर की शुरुआत भी इसकी यहाँ से होती है और कोलेट्रेशन द मुगल एम्पायर की यहाँ से मुगल एम्पायर की पूरी वृद्धि होना शुरू होती है। अब देखो यहाँ से लेके आपको नीचे तक आपको जितना कुछ भी आपको देखना है ना, ये सब कुछ मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब ये सब आपकी गारंटी पे आता है कि आप इन सबको एक बार इन सब को पढ़ लो, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने ऊपर हिंदी में बता दी होंगी, बट कुछ जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ईजी रहेगा कि वो एक बार इसको पढ़ ले। अब देखो जो आपको फोटो दिख रहा है ये होता है रूलर्स ऑफ द दिल्ली। अब इसमें बहुत चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग कर सकती है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तोमर, फिर अमरगढ़ पाला, फिर चौहान्स आए, फिर अर्लियर तुर्किश रूलर्स आए, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयदी आया, फिर सोदी आया, फिर लोधी आए। इसके बाद आपका वो शेर शाह वाला आएगा, याद है आपको लास्ट में बताया था, जो अकबर के ऊपर राज कर कर अकबर को हरा के आपका मुगल एम्पायर शुरू होगा। अब यहाँ से इसके बाद आपका शुरू होगा कौन सा, मुगल एम्पायर्स। ठीक है, ये आपके कुछ की वर्ड्स होंगे जो आपके मेन वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप 7th में हो और आपको अगर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो इन वर्ड्स को मार्क करके या फिर इन वर्ड्स को याद रख लो, ये आपको एक मार्क्स में पूछ सकते हैं। फिर आपको अगर ये इसका मीनिंग खत्म पता होगा ना तो आपको आंसर लिखने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।